लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। इस पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और किसानों पर विशेष जोर दिया गया है। सीधे चलता हूं आरजेडी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी के पास। मेरे साथ पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। अनंत अमित जी हैं, राकेश रंजन जी हैं, इसके अलावा समीर चौगांवकर साहब हैं और दिलीप कुमार सिंह साहब हैं। सबसे पहले राकेश रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो संकल्प पत्र है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। 25 नए वादे किए गए हैं इस संकल्प पत्र में और जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कहा गया है कि नौकरी और 1 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे। जी दीपक भाई, आपको नमस्कार है। दिक्कत है कि आप देखिए तो कि ये लोग हर चीज का हमारा महागठबंधन हमेशा से कहते रहा ना कि ये लोग के पास ना विजन है, ना कोई प्लान है, ना ही कोई एक्शन करने की पॉलिटिकल विल है। आप अब देखिए कि ये लोग हर चीज का इंतजार में रह रहे हैं, उसको सिर्फ कॉपी करने के लिए। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, मैनिफेस्टो में हर एक वर्ग के लिए और जनता के हर उस जन सरोकार की चीजों पे केंद्रित है, चाहे वो दवाई हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सिंचाई हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे पेपर पे एग्जाम परीक्षा जो युवा जो है ये लोग बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक आयोग जो बना दिया है उसके लिए भी बात की गई हो, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, चाहे महिला हो, जीविका हो, सबके बारे में कहा गया है। और तो कहते हुए सबको हर घर में सरकारी नौकरी देने की भी बात हुई। इसके पहले क्या बोलते थे ये लोग? बोलते थे कि कहां से आएगा, कहां से लाएगा पैसा। अब 2020 में भी और तेजस्वी जी और पूरा बिहार जानता है, बिहार की एक एक जनता, कि तेजस्वी जी पहले वो व्यक्ति हैं कि जो बिहार की राजनीति में जन सरोकार की चीजों को राजनीति में लेकर के आए। नौकरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, और जब हमें मौका मिला मात्र 17 महीनों में जिस तेजी से और जिस पारदर्शिता के साथ हमने डिलीवर किया, 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया। इसके अलावा स्पोर्ट पॉलिसी से लेके इन्वेस्टर मीट की पॉलिसी को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर में आप देखिए उतने कम समय में 700 से ज्यादा डॉक्टरों पे कार्रवाई तक भी हुई। इसके अलावा ये भ्रष्टाचार से जो जनता त्रस्त है उसकी भी बातें की गई है, कैसे होगी। तो इनकी क्या है, इनकी कॉपी आप देखिए कि हर चीज का ये तो कॉपी कर ही रहे हैं। जब हम लोग 1500 बोले तो 1100 किए, जब हम मान योजना की बात किए तो जीविका दीदियों को घूस देने लगे 10-10 हजार। इसके अलावा आप देखिए इनमें क्या है, आप देखिए पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का जो 60 सेकंड में खत्म हो गया। नीतीश जी बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश जी का पूरा सम्मान करते हुए कि सही में उस वक्त नहीं आए, लोग को बता दिए। कौन करेगा लागू आपके घोषणा पत्र को? नीतीश जी को एक शब्द नहीं बोलने दिए कि पता नहीं क्या बोल दे, मीडिया क्या पूछ दे, क्या जवाब दे दे और क्या दे। तो बात यह है कि कोई ना, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है अनंत अमित जी, आपने कॉपी कैट है, आपने कॉपी कर लिए तमाम वादे। देखिए दीपक जी, आज जो एनडीए का संकल्प पत्र है ये 21वीं सदी का, ये बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, तमाम ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने का ये हमने संकल्प लिया है। और मैं अपने आरजेडी के मित्र को कहना चाहता हूं कि हमने 25 ऐसे बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को रखा है अपने संकल्प पत्र में और संकल्प के साथ। लेकिन आपके नेता तेजस्वी प्रण जो लेकर आए थे, ये दीपक जी आप ये बताइए, ये अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं हो कि बिहार में कितने घर हैं। बिहार में 2 करोड़ 76 लाख परिवार है। ये हर परिवार को नौकरी की बात कर रहे हैं। 2,76,000 परिवार, यानी कि अगर एक परिवार को नौकरी देते हैं, 30,000 की नौकरी देते हैं तो 9 लाख करोड़ रुपए का बजट आता है, जो कि आज बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ का है। और ये कहते हैं 200 बिजली फ्री करने की बात करते हैं, महिलाओं को 30,000 रुपए देने की बात करते हैं। अगर इस तरीके से देखें तो भारत का बजट 44 लाख हजार करोड़ है और ये 48 लाख करोड़
सिर्फ बिहार को देना चाहते हैं? ये बिहार को यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं क्या? बिहार की 13.5 करोड़ आबादी आपके झूठे आश्वासन और तेजस्वी के झूठे प्रण में पुनः नहीं फंसने वाली है। 2005 को देख चुका है, 2005 तक के शासन को, और 20 वर्षों के शासन को भी, हमारे एनडीए के शासन को वहां की जनता ने देखा है। उसी आधार पर हम संकल्प लेकर आए। हमारी प्राथमिकता जो है, पहली प्राथमिकता कैसे 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देना है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और भी कई प्राथमिकताएं हमने अपने संकल्प में लिया है। उन संकल्पों के साथ हम चुनाव में गए हैं और विकास 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 के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। विनाश 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 ये महागठबंधन का मुद्दा है। इस मुद्दे को बिहार की जनता खारिज करने जा रही है। आगे मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ समीर चौगांवकर जी भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ दिलीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। एनडीए के संकल्प पत्र को जारी करने को लेकर एक विवाद भी हो गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र को झूठा बताया और कहा कि महज 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर एनडीए के नेता और नीतीश कुमार भाग खड़े हुए। गहलोत ने कहा कि एनडीए ने 20 साल का हिसाब नहीं दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए के आला नेता मीडिया के सवालों से भाग खड़े हुए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे चंद सेकंड की दुर्घटना बताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बोलने का अवसर तक नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। दरअसल आज एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य कई बड़े नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करने के कुछ देर बाद मंच से घोषणा की गई कि सभी बड़े नेता चुनाव कार्य में अपनी व्यस्तताओं के मद्देनजर जा सकते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार और जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता वहां से निकल गए। बस वहां पर सम्राट चौधरी रुके रहे। बाद में सम्राट चौधरी ने ही मीडिया को घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसको लेकर ही कांग्रेस ने बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधा है। इनकी कमिटमेंट मैनिफेस्टो साथ नहीं है। होता तो अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब जो आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो 26 सेकंड मैंने सुना कि वापस चले गए दिखा करके। इसका मतलब कि इनका मैनिफेस्टो में जो वादे करते हैं उसके साथ में इनका कमिटमेंट नहीं है। ये मेरा आरोप है। कमिटमेंट होता तो उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, भाई बैठ के बात सुने, मीडिया वालों से बात करें, एक्सप्लेन करें हर पॉइंट, और फिर उनके क्वेश्चन का जवाब दें और वादा करें भाई हम इन मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। ये वादा करते हैं आपसे, कुछ किया नहीं तो चले गए वो तो। एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए को सॉरी पत्र लाना चाहिए था। वहीं मीसा भारती ने भी एनडीए पर करारा हमला बोला है। जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी हो गई। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो पता है कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे? हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहाँ से आएगा, कहाँ से इतना लोग को नौकरी देगा।
तो दिए ना, अपने ही हाथ से नियुक्ति पत्र दे दे के फोटो खिंचवाए। 18 वर्षों से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हम लोग अदला बदली में जब उनका मन नहीं लगता है तो मन लगाने इधर उधर हो जाते थे। जब हम लोग मन लगाने आए तो हम लोगों ने बिहार के युवाओं के नीतीश कुमार का मन नीतीश कुमार के मन पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन दिलीप सर, आपसे यह समझना चाहूंगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये 26 सेकंड का संकल्प पत्र जारी करना, ये क्या संदेश देता है? अभी भी नीतीश कुमार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शायद अवॉइड किया गया होगा कि नीतीश कुमार को पत्रकारों के सामने ना आने दिया जाए। मुझे लगता है कि देखिए, ये सवाल तो वैसे तो चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, अपेक्षित था ये कि वो मीडिया के से जब आए तो उस पर बोलना चाहिए था। और ये विपक्ष का जो आरोप है, विपक्षी दल के होने के नाते उनका आरोप भी जायज़ है, क्योंकि अगर वो ये आरोप नहीं लगाएंगे तो स्कोर कैसे करेंगे। लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके कई बार अभी जो कई सारे वीडियो आप देखेंगे और कई सारी चीज़ें जो हुई है पिछले दिनों में, उसको लेके उनके स्वास्थ्य को लेके कई बार लोगों ने सवाल उठाए। खास करके तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं कि वो अचेत मुख्यमंत्री हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है जब तक आधिकारिक रूप से नहीं कुछ बताया जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कई बार एक वीडियो आज मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता है कितना सत्य है उसमें, क्योंकि वीडियो भी आजकल फेक और डीप फेक में समझ में नहीं आता है कि क्या वो ऐसा वीडियो कोई हमने तो नहीं देखा, टेलीविज़न पर नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में आप बिल्कुल प्रामाणिकता से नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मूल है यहाँ पे दीपक जी, जहाँ पे प्रण हो या संकल्प हो, तेजस्वी का प्रण हो या संकल्प हो, इस दोनों चीज़ों में अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ शब्दों पे देखा जाए, उनके भावना जो शब्द में जो उन्होंने व्यक्त किया है दोनों गठबंधन ने, तो एक तरफ एनडीए के गठबंधन दोनों में जो बुनियादी चीज़ बिहार का है वहाँ पे जोर या फोकस या जो चीज़ें हैं जो कम से कम संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में भी वो चीज़ें जो है वो फोकस में नहीं है, जो बिहार की मूल समस्या है। चाहे वो रोजगार का हो, हालांकि कह तो रहे हैं, लेकिन उतना रोजगार सृजित करना बिहार में बिना इंडस्ट्री लगाए हुए, बिना वो इकोसिस्टम बनाए हुए संभव नहीं है। तो दोनों घोषणा पत्र में वो चूंकि चुनाव है, चुनाव में आपको घोषणा पत्र लाना है, आपको संकल्प पत्र उसको कहिए, आप उसको तेजस्वी का प्रण कहिए, ये औपचारिकता है, इस पे अमल उतना ही होता है। आप देखेंगे, आपने भी काफ़ी सालों, काफ़ी दशक से आपने राजनीतिक घोषणा पत्र का इतिहास आपको पता है कि जो पार्टी या गठबंधन के साथ वो जो सीधा सीधा पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, उनके कोर आइडिया या आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, उस पर तो फिर भी कोशिश होती है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ राज्य में या देश में कठिनाइयों, आर्थिक कठिनाइयों को और मुश्किलों को बढ़ाता है सरकार के लिए। आप आज मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, झारखंड में देखिए, पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, ये जो तमाम घोषणाएं होती हैं, कुछ को तो वो करना मजबूरी उनकी होती है। जब वो मजबूरी में उनको करते हैं तो उनको सिर्फ आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है घोषणा पत्र को लेकर मैं कम से कम वही बात बोल रहा हूँ जो लोग, आम लोग कहते हैं, अरे भाई चुनावी वादे की तरह क्यों बात करते हो। तो चुनावी वादे जो है, ये शब्द जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है, प्रामाणिकता जो है ज़मीन पे नहीं है। आप इसको चाहे जितना भी बोल लें, ज़मीन पे इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। संकल्प बोल लें, प्रण ले। लेकिन जो एक सवाल है जो आपने भी पूछा, मैं उस पर वापस आता हूं कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके या नीतीश जी के नेतृत्व को लेके, हालांकि जब अमित शाह जी ने एक बात कही थी उस पर कई सारे सवाल उठे। फिर कल उन्होंने भी कहा कि पीएम और सीएम की वैकेंसी ही नहीं है, यानी कि पीएम वहाँ पे रहेंगे, सीएम यहाँ पे नीतीश जी रहेंगे, उन्होंने साफ तो किया। लेकिन जो स्थिति आज 26 सेकंड का जो विपक्ष का आरोप है, अगर उस आरोप को हम गंभीरता से लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ दिखता है कि विपक्ष का सवाल ये जायज़ है, और इस पे जेडीयू और बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लूंगा, लेकिन समीर जी 26 सेकंड की ये पूरा का पूरा इवेंट क्या इंडिकेट करके दे गया? मेरे ख्याल से ये आज तक का कोई ऐसा घोषणा पत्र होगा जो सबसे कम समय में जारी हुआ होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों से अगर बोलते तो शायद वो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देते।
बिल्कुल दीपक जी, और आपने और मैंने तो इतने बीजेपी के चुनाव कवर किए, बीजेपी के मुख्यालय में कवर किया, कभी इस तरीके से मुझे देखने को मौका नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ये इंडिया का घोषणा पत्र नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। इसमें इंडिया की इसमें न नीतीश कुमार की कोई भूमिका है, न चिराग पासवान की कोई भूमिका है, न उपेंद्र कुशवाहा की कोई भूमिका है, न जीतन राम मांझी की भूमिका है। यह पूरा घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बिहार के अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी क्या देना चाहती है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद अगर नीतीश कुमार की पार्टी की कोई भूमिका होती इस घोषणा पत्र बनाने में, तो सम्राट चौधरी के साथ या तो लल्लन सिंह बैठते या संजय झा बैठते। ठीक है, नीतीश कुमार को जाना था, जेपी नड्डा जी को जाना था, बाकी नेताओं को जाना था, तो सम्राट चौधरी के साथ कोई जनता दल यूनाइटेड का नेता उस पत्रकार वार्ता में बैठ सकता था। और फिर मोकामा का मामला भी तो फिर प्रश्न पूछा जाता ना, जो मोकामा में हुआ है उसको लेके भी प्रश्न पूछे जाते। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसको प्रश्न पूछा जाता। हालांकि अमित शाह जी ने जो कहा है वो स्पष्ट नहीं कहा था। अगर आप 2020 में अगर देखेंगे तो जब उन्होंने बेगूसराय में रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि भले ही जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम आए, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार जो अमित शाह जी ने कहा है वो कहा है कि अभी वैकेंसी नहीं है, तो 14 नवंबर के बाद तो वैकेंसी बनेगी ना सर, अभी नहीं है वैकेंसी। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो सबको अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालने के लिए उन्होंने जवाब दिया है। अमित शाह जी बहुत स्पष्ट, आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है, घुमा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, वो कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। इस बात को उन्होंने संकेतों में कह दिया, अब आप अपने हिसाब से अंदाज लगाते रहिए कि अमित शाह जी ने क्या कहा था। तो मुझे लगता है कि यह घोषणा पत्र बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का था। इसमें नीतीश कुमार के जो 7 संकल्प के जिक्र था वह भी नहीं थे इसके अंदर। और मुझे लगता है कि इसमें कई सहयोगी दलों से बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, नीतीश कुमार के पास नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं है। अगला 5 साल उनको जवाब देना है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी देंगे उसे घोषणा पत्र में गारंटी के रूप में बीजेपी ने दिया है, और उसी आधार पर यह घोषणा पत्र बना है। तो मुझे लग रहा है ठीक रहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं मनोज दास मनु जी के पास। मनु जी, क्या पत्रकारों को अवॉइड करना था नीतीश कुमार को, इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड का हुआ? क्या वाकई में नीतीश कुमार अभी पत्रकारों को हैंडल करने की वाली सिचुएशन में नहीं है? मोकामा के जवाब से बचना चाहते थे, मुख्यमंत्री पद के सवाल वाले जवाब से बचना चाहते थे, और उन सवालों से बचना चाहते थे जो उनकी बीमारी के बारे में संभवतः उनसे पूछा जा सकता था। देखिए, आप कहने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुछ भी कर सकते हैं, मैं उससे बात नहीं कह सकता हूं कि उनका किसी को कहने का, लेकिन ये मानिए कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। कार्यक्रम उनका टाइम से लगा हुआ था और इसी सेंस में वहां पर गए। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी चले गए तो जेपी नड्डा जी वहां बैठे हुए थे क्या, और लोग बैठे हुए थे क्या? सभी लोगों का कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दृष्टि से वहां जाना है। और जहां तक हमारा संकल्प है, वह संकल्प को तैयार करने में बहुत सारे लोगों के साथ बैठक हुई है। केवल बीजेपी और जदयू के नेताओं के साथ नहीं बैठक हुई है। उसका खाका एक दिन जो लेट हुआ है ना, उसकी जीतन राम मांझी जी के पास वहाँ गया है, कुछ जोड़ तोड़ हुआ है, जोड़ने के बाद वो स्पष्ट हुआ है। इसीलिए ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अब बाकी जो लोग भी हो दीपक जी, उस पर तो कुछ कहने से फायदा भी नहीं है। अब तो 10 दिन भी नहीं रहा, सारे लोगों की अब क्या वो करना जानते हैं, कितना जनता उनके पक्ष में है कि मेरे पक्ष में है, ये सब सामने आ जाएगा। और कहीं से कोई चीज नहीं, केवल क्योंकि बातचीत थी कार्यक्रम का, इसीलिए सभी नेता वहां से उसको घोषणा पत्र को जारी करके, संकल्प पत्र को जारी करके वहां से गए हैं। अब अनुमान लगाने के लिए बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं, उसके पीछे अगर जाएंगे तो बहुत तरह की बात उठेगी। इसीलिए हम उस विषय पर नहीं जाने वाले हैं। आपने सवाल किया, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। बाकी लोगों का अपना जो उनका आ रहा है, सभी
सभी लोगों को 14 तारीख के बाद सामने उनके जो बातचीत है वह सब सामने आ जाएगी। अनंत अमित जी, आज की आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि नीतीश कुमार को पत्रकारों से न गिरने दिया जाए किसी भी हालत में, इसीलिए हड़बड़ी में पूरे संकल्प पत्र का कार्यक्रम। नहीं दीपक जी, एक तो ये संकल्प पत्र पूरे 5 पांडवों ने मिलकर और पूरे एनडीए ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये तय किया कि कौन कौन से संकल्प रखे जाएंगे, उसी के आधार पर संकल्प पत्र बनाया गया। ये सिर्फ बीजेपी नहीं, पांचों दलों के संयुक्त बैठक के बाद, कई दिनों की संघर्ष के बाद, बैठकों के बाद ये संकल्प पत्र बना है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार ओपोजिशन और हमारे बड़े मित्र बड़े भाई समीर जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को लेकर, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये संकल्प पत्र के साथ साथ। दूसरी बात दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 के चुनाव में हम 74 सीट जीत कर आते हैं और जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीत कर आती है। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आपकी पार्टी है, आप सरकार बनाइए, हम आपके सरकार के साथ हैं। लेकिन माननीय मोदी जी कहते हैं कि चूंकि आपके नेतृत्व में हमने बिहार का चुनाव लड़ा है, बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, हम पीछे आपके साथ रहेंगे, गठबंधन की सरकार होगी, आपके नेतृत्व में होगी। यह भी 2020 में बिहार की जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। इसलिए यह कोई सवाल ही नहीं उठता है कि बिहार में नीतीश जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार में थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, आपको कोई संभावना दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार जी का यह दावा, जैसे उन्होंने कहा समीर जी ने कि 14 तारीख के बाद तो वैकेंसी आ जाएगी ना, अभी वैकेंसी नहीं है, 14 तारीख के बाद तो जब नई विधानसभा चुनी जाएगी तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद नए नेता का चुनाव होगा। आपको कोई गड़बड़ी दिखती है इन पूरे प्रेडिक्शंस के अंदर? क्या अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए अमित शाह जी के दोनों बयानों को? एक जब उन्होंने कहा था कि विधायक दल नेता चुनेंगे और दूसरा है कि वैकेंसी नहीं है। देखिए, जब ये उन्होंने कहा था उस दिन भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी खुद या अमित शाह जी की तरफ से ये सफाई देनी पड़ेगी। और कल सफाई जब उन्होंने दिया है कि कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो उसी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत कर रहे थे, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं ये फीडबैक मिला होगा कि अगर नीतीश कुमार जी का नाम वो आगे नहीं रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उनका नाम नहीं रखा जाता है, तो उसका नुकसान हो सकता है। और ये इसी आकलन के बाद अमित शाह जी ने अपने रणनीति में बदलाव किया होगा और उन्होंने इस पे सफाई दी या उन्होंने दोबारा इस पे बातचीत की। तो नीतीश कुमार अभी भी एनडीए ही नहीं, बिहार के सियासत के केंद्र बिंदु हैं। उनकी स्वास्थ्य को लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इकलौता आदमी है जो बिहार में दोनों तरह के सवाल को आप उनके उससे जोड़, एक अब मैं अगर कहता हूँ वहाँ उद्योग नहीं लगे, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ से पलायन हो रहा है, वहाँ दवाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सब चौपट है, कह सकते हैं। लेकिन ये भी साथ में है कि कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, वहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें वहाँ पे जो उनकी उपलब्धि है उसको भी आप दरकिनार। तो नीतीश कुमार जी का दोनों तरह से अगर आप देखेंगे वो केंद्र बिंदु में है। और नीतीश कुमार जी ने परफॉर्म, जो भी जितनी उनकी सीमाएँ थी या जितनी उनकी शक्ति थी, उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। और नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स को अगर समझना हो तो ये पॉलिटिक्स बीजेपी के, आप देखिए बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता होने के बावजूद भी, जो अमित कह रहे हैं कि 43 सीट होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो अभी तो चुनाव परिणाम आने बाकी है। अगर बेहतर होता है तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलेंगे उनको कि नहीं नहीं हम आपको नहीं बनाएंगे? उस समय में तो उनको बनाना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि आगे चल के उनके उम्र भी है, उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ पर कि नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप ऑलरेडी लालू जी के पुत्र आ गए हैं, रामविलास जी के पुत्र आ गए हैं, मांझी जी के पुत्र भी आ गए हैं। तो इसलिए अब जो है आने वाले समय में वहाँ नेतृत्व परिवर्तन तय है। अब उस समय वो कहाँ जाएगा, लेकिन अगर एनडीए बहुमत में, अगर एनडीए को 130, 140, 150, 160 जितनी भी सीटें होंगी, अगर एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। उसके अलावा कोई संभावना मुझे नहीं दिखता है इस वक्त कम से कम, क्योंकि वो संभावना न नरेंद्र मोदी जी, न अमित शाह जी और न चूंकि एनडीए नेतृत्व में लड़ रही, जैसा अमित ने बताया, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सही है। तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार? हाँ, वैसे नीतीश के बारे में कहा जाता है नीतीश सबके हैं।
नीतीश सबके हैं। और नीतीश जी तो यहां तक कि मैं कहता हूं अगर एनडीए ने कहीं पे भी लगा उनको और ऐसी स्थिति बनी तो नीतीश जी वापस एनडीए के महागठबंधन की तरफ जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आजकल तेजस्वी यादव ने भी उन पर हमला कम कर दिया है। हमला कम सिर्फ कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया और हमारे चाचा को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे चाचा को तो वो उनको पता है, नीतीश कुमार जी की सियासत उनको पता है, इसलिए नीतीश जी हमेशा दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं। वो कभी भी एक हाथ खाली नहीं रखते हैं, वो दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं और 20 साल से इसी के कारण वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं और इस लड्डू को खाए जा रहे हैं 20 साल। ये उनकी काबिलियत है। वैसे काबिलियत की बात ये भी है, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़े तगड़े हमले किए थे, अचेत, बीमार और न जाने क्या क्या कहा था। तब लालू ने उनको बुलाकर समझाया था और कहा था कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, व्यक्तिगत इनके खिलाफ ना हो, क्योंकि नीतीश सबके हैं। बिहार की पल पल की जानकारी हम अपने इस तमाम शोज के जरिए आपको दे रहे हैं और आप हमें भरपूर प्यार और समर्थन भी दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रात 8 बजे एक बार फिर आपसे मिलूंगा खबर ठोक के में। तब तक के लिए नमस्कार।